जी हाँ, हेलो। तो बहुत सारे लोग जो है परेशान होंगे कि केमिस्ट्री का एग्ज़ाम में क्या होगा नहीं होगा। बहुत लोगों का ये था कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो चलिए आपके लिए हम जो है बेहतरीन पहल लेकर आए हैं कि अब आपको टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है। बस आपके बिहार इंटर परीक्षा 2025 के लिए, ये सभी बोर्ड के लिए लागू है। और टॉप 20 यानी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, आपको इनको पूरा रट के जाना है, पूरा समझ के जाना है। और ये ऑब्जेक्टिव की अभी तैयारी कर रहे हैं, फिर सब्जेक्टिव भी लेकर आप लोगों के बीच आएंगे। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, यानी वैद्युत रसायन चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो साथियों, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वैद्युत रसायन का, कि वैद्युत रसायन के बारे में आपसे कोई पूछेगा कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो शुरू से अंत तक देखना और इसको आप रट लेना पूरा एकदम ध्यान से। आपके लिए हम बेहतरीन लाए हैं और 2-3 दिन के अंदर में सारा वीडियो अपलोड कर देंगे, 16 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर देंगे। आप सब कुछ का देख लीजिएगा शुरू से अंत तक, 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार जितना देखना हो देख लो। यानी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आप याद रखो, ऑक्सीकरण अवकरण के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है, देखो हम ये नहीं किए कि क्वेश्चन दिए और क्वेश्चन को हम जो है ऑप्शन दे दे के बताए। हम आपको यहाँ सब्जेक्टिव टाइप से भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे अगर आपको ऑक्सीडेशन पूछ दिया कि ऑक्सीडेशन क्या है, हिंदी में होता है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण का 4 डिफिनेशन आपको याद रखना होगा। 4 डिफिनेशन में जैसे कहेंगे ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या कहेंगे? ऑक्सीजन का जुड़ना। ध्यान दीजिएगा, पहला बात, अगर कोई आपसे कहेगा कि ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है, 4 ऑप्शन देगा तो आप आराम से बता लेंगे। अगर कहेगा हाइड्रोजन का हटना, ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का हटना तो भी ऑक्सीकरण हो रहा है। और एक और बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। अगर कहीं इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा है, त्याग करना यानी इलेक्ट्रॉन अगर कहीं लॉस हो रहा है, त्याग हो रहा है, तो भी आप समझना ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो आवेश बढ़ जाएगा, तो हम लोग कहेंगे आवेश का बढ़ना। क्या बोलेंगे? आवेश का बढ़ना। ये बात को आप याद रखेंगे, आवेश का बढ़ना। ये ऑक्सीकरण का आप डिफिनेशन हो गया। उसके बाद एक अवकरण के बारे में आपसे पूछ सकता है। अवकरण, ध्यान देना भाई मेरे, एकदम धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बस आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वही चीज को मैं बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है? अगर अवकरण के बारे में कहेगा तो ऑक्सीकरण का उल्टा बोल देना। इसमें बोलना हाइड्रोजन का जुड़ना। क्या बोलना? हाइड्रोजन का जुड़ना। अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसके बाद कहेगा ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन हटेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का यहाँ हो रहा था त्याग, यहाँ क्या हो जाएगा? ग्रहण। यानी इलेक्ट्रॉन का कहेगा आओ आओ, यानी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्या? ग्रहण करना। समझ रहे हैं? उसके बाद आवेश का घटना, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो जाएगा तो चार्ज माइनस आ जाता है। चार्ज माइनस हो जाने के बाद आवेश क्या हो जाता है? आवेश घट जाता है, तो आवेश का घटना। उसके बाद आपको ऑक्सीकरण अवकरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में, समझिएगा। अगर कोई आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए ध्यान दीजिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन के लिए आपको याद रखिएगा जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण, ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है, उसी को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अवकरण भी हो, दोनों साथ साथ हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ZnS है प्लस Cu2 प्लस है एक्वस, और Zn2 प्लस एक्वस है और प्लस CuS है सॉलिड है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो भाई, यहाँ पर हो रहा है कि जिंक का चार्ज कुछ नहीं, 0 है, तो 0 से चार्ज बढ़ गया है, +2 हो गया। चार्ज का बढ़ना क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। और कॉपर का चार्ज यहाँ 2 प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है, 0 है, तो 2 प्लस से चार्ज हो गया 0, यानी घट गया, रिडक्शन हुआ। तो इस अभिक्रिया में आप देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है, दोनों चीज हो रहा है। इसीलिए इसको बोलेंगे ये तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। समझ गए? ये रेडॉक्स अभिक्रिया। अब आइए गैल्वेनी सेल के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है, गैल्वेनी सेल, गैल्वेनी सेल में याद रखिएगा जो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को
रासायनिक ऊर्जा को ये बदलता है विद्युत ऊर्जा में। याद रखना, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, उसी को गैल्वेनी सेल कहते हैं। कोई पूछेगा गैल्वेनी सेल क्या है, तो कहेगा वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसी को गैल्वेनी सेल कहते हैं। और गैल्वेनी सेल में होने वाला रिएक्शन को रट लेना कि ये जिंक वाला, जिंक सॉलिड है, Cu2+ एक्वस है, ध्यान दीजिए भैया। और ऐसे रहेगा Zn2+ एक्वस रहेगा और प्लस CuS रहेगा। अगर इस तरह का रिएक्शन कहीं पर भी देखने को मिलेगा, ये रिएक्शन को गौर से समझिए, गौर से देखिए। हाँ, अगर ऐसा रिएक्शन दिया रहेगा या ऐसा रहेगा या ऐसा भी दिया रहेगा कि Zn है S और ऐसे ऑब्लिक देके Zn2+ लिखा रहेगा एक्वस, अब बीच में 2 लकीर है, ये लवण सेतु का सिंबल होता है। और यहाँ रहेगा ऐसे Cu2+ एक्वस और यहाँ रहेगा CuS। कहेगा कि बताइए ये किस सेल को निरूपित करता है, तो ये गैल्वेनी सेल को निरूपित करता है। यानी अगर ऐसा फॉर्म में रहे या इस फॉर्म में रहे तो गैल्वेनी सेल टिक मारना। और गैल्वेनी सेल का सर जी अगर यहाँ से विभव निकालते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं, तो इसका विभव 1.1 वोल्ट होता है, 1.1 वोल्ट होता है। और गैल्वेनी सेल में एनोड जो है ना, एनोड निगेटिव होता है। याद रखना, एनोड पर कौन चार्ज होता है? निगेटिव, और कैथोड होता है पॉजिटिव। गैल्वेनी सेल की मैं बात कर रहा हूँ, कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पर जो आप ये रिएक्शन दिखे हैं, यहाँ पर जिंक जो है ना एनोड का काम करता है, जिंक एनोड का कार्य करता है, और कॉपर जो है ना कैथोड का कार्य करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये गैल्वेनी सेल के बारे में था। अगर गैल्वेनी सेल के बारे में आएगा तो इतना क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे गैल्वेनी सेल के बाद, देखो ध्यान से एक और बात याद रखिएगा कि 1 फेराड बराबर पूछेगा तो बोलना 96,500 कूलम होता है। याद रखना, 1 फेराड बराबर कितना कूलम? 96,500 कूलम होता है। उसके बाद 1 मोल बराबर, ये भी याद रखो, 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23, ये 1 मोल बराबर हो गया। ठीक है, उसके बाद कोई अगर STP या NTP दिया रहेगा, STP या NTP पर पूछेगा कि 1 मोल गैस का आयतन कितना होगा, 1 मोल गैस कितना होगा, तो बोलना 22.4 लीटर। कितना लीटर? 22.4 लीटर। और एक बात जान लीजिए, इसी संख्या को हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो संख्या। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो संख्या। कोई भी पूछ दे एवोगाड्रो संख्या किकरा कहते हैं हो, तो एवोगाड्रो संख्या किसको कहेंगे? इसी संख्या को कहेंगे, 6.022 गुना 10 के पावर 23। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर बैटरी से क्वेश्चन आ सकता है। तो बैटरी से पहले फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम ध्यान दीजिएगा। फैराडे का प्रथम नियम से भी क्वेश्चन आएगा। तो प्रथम नियम कहता है कि m जो है समानुपाती होगा आवेश का। मतलब ये हुआ कि जब किसी विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा आप प्रवाहित करते हैं, गुजारते हैं, तो इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्रा जमा होगी, यानी उसका द्रव्यमान को m मानेंगे, उसके आवेश का समानुपाती होता है। इसी समानुपाती को चिन्ह हटाएंगे तो m बराबर हो जाएगा ZQ, और Q बराबर होता है, चूंकि Q बराबर होता है IT, आता है ना, तो हो जाएगा m बराबर हो जाएगा ZIT। ये फैराडे का प्रथम नियम है। फैराडे का ये क्या है? प्रथम नियम है। और अगर आपसे कोई पूछेगा विद्युत अपघट्य के बारे में, ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कौन हमारा विद्युत अपघट्य है, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट है। तो सीधा सा जवाब देना कि जो भी हमारा आयनिक होगा, जो आयनिक यौगिक होगा, कौन यौगिक की बात कर रहे हैं? आयनिक यौगिक। जो भी आयनिक यौगिक होगा वही विद्युत अपघट्य होगा। जैसे NaCl है, इसको आयनिक इसलिए कहेंगे क्योंकि ये आयंस में टूट जाएगा, ये प्लस में, ये माइनस में टूट जाएगा, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? आयनिक हो जाएगा। अगर KCl की बात करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस में टूट जाएगा, समझ रहे हैं? जैसे CH3COONA, ये आपका आयनिक है क्योंकि धातु है, सोडियम तो धातु है, धातु पर प्लस, इस पर माइनस, तो प्लस माइनस में जो भी टूट जाएगा वो आपका विद्युत अपघट्य है। लेकिन ग्लूकोज विद्युत अपघट्य नहीं है, बेंजीन नहीं है, सुक्रोज नहीं है, क्योंकि ये सब टूटेगा ही नहीं, आयंस में नहीं टूटेगा। और जो आयंस में टूटेगा भैया ओकरे के कहेंगे विद्युत अपघट्य। उसके बाद बैटरी से क्वेश्चन आपका आएगा। बैटरी से क्वेश्चन आएगा कि बैटरी 2 टाइप का क्वेश्चन होता है। एक होता है प्राथमिक बैटरी, प्राथमिक सेल भी बोलते हैं। एक होता है द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी, द्वितीयक।
प्राइमरी का उदाहरण याद रखिएगा, शुष्क सेल। कौन सेल? शुष्क सेल। और द्वितीयक का याद रखिएगा, लेड संचायक सेल। लेड संचायक सेल, ठीक है। और ये शुष्क सेल का विभव जो है 1.5 वोल्ट होता है, याद रखना। शुष्क सेल का विभव कितना? 1.5 वोल्ट होता है। और लेड संचायक में जो है पीबी एनोड का काम करता है, ध्यान दीजिएगा। और PbO2 का जो प्लेट है ये कैथोड का काम करता है। इसमें एगो अम्ल भी रहता है, उस अम्ल का नाम है H2SO4। इसलिए यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? यही H2SO4 है। यही हमारा क्या है? H2SO4 है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा कि जैसे 1 मोल Al3+ से आपको कहेगा Al में बदलना है, तो बताओ कितने आवेश की आवश्यकता होगी? कितने आवेश की आवश्यकता होगी? तो यहाँ फॉर्मूला लगाना, एक Q बराबर NF होता है। N होता है कितना इलेक्ट्रॉन को आपने ग्रहण किया या त्याग किया। जैसे आपको बनाना है Al3+ है और इससे बनाना है Al, तो भैया एक बात यहाँ समझिए, एक बात आप यहाँ देखो, एल्युमिनियम पर 3+ चार्ज है ना। अब यहाँ पर एल्युमिनियम पर कोई चार्ज नहीं, 0 है। क्या करेंगे जो 0 हो जाएगा? यानी यहाँ 3 घटाना पड़ेगा। 3 घटाना पड़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़िएगा तो इलेक्ट्रॉन पर खुद माइनस चार्ज होता है। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ देंगे तो 3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। यानी N का मान हुआ हो गया 3, तो Q बराबर हो गया 3 फेराड। Q बराबर NF होता है ना, Q बराबर NF होता है ना। N के जगह पे ले लिए 3, अब फेराड, 1 फेराड बराबर 96,500 कूलम, मान भी रख सकते। यही अगर ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि सर बताओ कि Cu2+ को Cu में बदलना है, तो बताइए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? बताओ तो। 2 फेराड। क्यों 2 फेराड? क्यों 2 फेराड? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ आप ग्रहण कराइएगा तब ये बराबर होगा, क्योंकि यहाँ चार्ज 2+ है, यहाँ 0 है। N का मान हो गया 2 और Q बराबर हो गया 2 फेराड। आंसर Q बराबर NF होता है, तो Q बराबर हो गया 2 फेराड। समझ गए? अब यहां से एक और टाइप का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन को घुमा के पूछ देगा। जैसे मान लो CuSO4 विलयन है, CuSO4 का सॉल्यूशन है, तो जब ये तोड़िएगा ना तो Cu2+ देगा और SO4 2- देगा। अब Cu2+ को ले आओ, तो Cu2+ आपको बदलेगा Cu में, कॉपर में बदलेगा। लेकिन कब? जब 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ग्रहण करोगे तब, जब यहां 2 इलेक्ट्रॉन को आप गेन करोगे तब। अब एक बात बताइए, हम कह सकते हैं ना 2 फेराड जो है जब विद्युत धारा यहां पर मिलेगा तो इसका कितना द्रव्यमान होता है? 63.5 ग्राम ना है। तो 1 फेराड में कितना होगा? तो इसका आधा हुआ, तो इसका भी आधा होगा, 31.75 ग्राम। तो क्वेश्चन एक बार यही था, 1 फेराड बराबर 96,500 कूलम। तो 96,500 कूलम जब विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो कॉपर का कितना द्रव्यमान होगा? तो 31.75 ग्राम। समझ रहे हैं? तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है यहां से। उसके बाद जंग का फॉर्मूला पूछेगा। जंग, रस्ट जो है ये होता है Fe2O3.XH2O, ये जंग का फॉर्मूला है भैया। पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा रहे हैं चैप्टर को, क्या क्या ऑब्जेक्टिव आपका आ सकता है। उसके बाद ईंधन सेल पूछ सकता है, ईंधन सेल पूछेगा, बोलना एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है ना, यही एगो सक्सेसफुल ईंधन सेल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। और इसमें जो विद्युत अपघट के रूप में काम करता है ना, वो है NaOH। क्या है? NaOH। उसके बाद यहां से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका नाम क्या है जानते हैं? उसका नाम है आपको लवन सेतु। लवन सेतु के कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इस तरह का लवन सेतु होता है एक पुलवा के जैसा, इसमें लवन भरा रहता है, लवन का अर्ध ठोस रूप में भरा रहता है, ये लवन सेतु है। इसमें लवन भरा था, KCl, K2SO4 है ना, ये सब लवन रहता है। क्योंकि इसका काम 2 ही काम है, लवन सेतु का 2 ही काम है। पहला काम है क्या? कि 2 अर्ध सेलों को जोड़ना, 2 अर्ध सेलों को जोड़ना, पहला काम यही है कि 2 अर्ध सेलों को ये जोड़ देता है। और दूसरा काम करता है कि कहता आयन रे तू हमरा से प्रवाहित हो जो, मतलब आयनों को प्रवाहित होने देता है, आयनों को प्रवाहित होने देता है। बस यही काम है। इस चैप्टर को इतना ही देखना है, इससे ज्यादा नहीं देखना है। इस चैप्टर को इससे ज्यादा नहीं देखना है।
कोई भी दिक्कत होगा ना तो हम बताएंगे, एक दिन में 2-3 वीडियो होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम अगले वीडियो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। ठीक है।